हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नॉलेज आईएएस प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2020 में जो सीसैट का पेपर आया था उसको डिस्कस करेंगे। उसमें भी स्पेसिफिक डिस्कस करेंगे मैथ्स एंड रीजनिंग पार्ट ओनली। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैथ्स का वो है हाउ मेनी जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो आपको पता होना चाहिए जीरो जनरेट कैसे होता है। जीरो सबसे जो छोटा नंबर विथ जीरो है, मतलब जिसकी कुछ सिग्निफिकेंस है वो है 10, है ना। सबसे छोटा नंबर है वो कौन है? 10। 10 फॉर्म कैसे होता है? 2 इंटू 5 और 1 इंटू 10, ये दो तरीके हैं फॉर्म होने का 10। ठीक है, क्योंकि 10 का फैक्टर क्या है? 2 और 5, और ये 1 या 10। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे जो 10 ऑलरेडी है, मतलब जीरो पहले है से प्रेजेंट है, उसे काउंट करो पहले। 1 2 3 4 5 6, मतलब इस वाले में ऑलरेडी 10 की पावर 6 है। लेकिन यहाँ पे हमें 2 और 5 का फैक्टर देखना है जो हमें 10 देगा। तो 5 पहले काउंट, मतलब यहाँ पे देखो 5 है। ठीक है, 5 इंटू, मुझे 15 से एक 5 मिल रहा है, 25 से मुझे 2 5 मिल रहा है, और यहाँ पे 35 से एक 5 मिल रहा है, 45 से एक 5 मिल रहा है, इस 5 यहाँ पे एक 5 है, एक यहाँ से 5 मिला मुझे। ठीक है, ठीक है, ये तो 5 का फैक्टर हुआ। तो ये मुझे 2 का भी फैक्टर चाहिए। 2 का फैक्टर मुझे कहाँ कहाँ से मिल रहा है? एक 2 यहाँ पे मिला मुझे, इसके अलावा यहाँ पे नहीं मिला अभी। यहाँ पे 4 है, तो 4 मतलब यहाँ पे मुझे 2 2 मिल गया। फिर यहाँ पे मुझे 6 मिला, 6 से एक 2 फैक्टर मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली मुझे, मेरे पास चाहिए मुझे कितने, मतलब इसको पेयर के लिए मुझे, मतलब 4 2 है तो 4 2 के लिए मुझे 5 भी 4 चाहिए, तब जाके 10 बनेगा। बाकी 5 तो कोई काम का नहीं है, तो मुझे मतलब यहाँ पे यहाँ से 4 इंटू 5 की पावर 4 का फैक्टर ले रहा हूँ। बाकी जो 5 का फैक्टर है, एक्स नंबर है जो भी है वो एक्स्ट्रा है, वो इससे हमें कोई मतलब नहीं। मतलब यहाँ से मुझे 10 की पावर 4 का फैक्टर एक्स्ट्रा मिल गया। ठीक है, पहले से 10 की पावर 6, मतलब जो जीरो काउंट किया था वो था, मुझे फैक्टर के थ्रू यहाँ पे 5 की पावर 4 मिल गया, मतलब 2 इंटू 5 की पावर 4, तो 10 की पावर 4, तो बेसिकली 10 की पावर 10। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? वो है 10। ठीक है, मतलब फैक्टर में कन्वर्ट करना, तो बाकी तो जीरो आप इजिली काउंट कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। Let x, y, z be a three-digit number where x plus y plus z is not a multiple of 3. ठीक है, x plus y plus z is not a multiple of 3, then x y z। ठीक है, तो पहले इसने क्या बोला है? तो देखो यहाँ पे क्या है, सिंपल से x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो कोई नंबर सेलेक्ट करो ना। 2 प्लस 4 प्लस 1, है ना। मतलब ये, अगर मैं ये नंबर सेलेक्ट करता हूँ तो इसकी समेशन 7 है जो कि 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये नंबर है। हो गया। अभी हमें इसको अरेंज करना कैसे, मतलब एक्स वाई जेड क्या हो गया? 2 4 1। ठीक है, तो बेसिकली इसको लिख सकते हैं 2 4 1 4 1 2 एंड 1 2 4। ठीक है, ये एक्स वाई जेड था, ये है वाई जेड एक्स, देन जेड एक्स वाई, और ये है एक्स वाई जेड। ठीक है, क्योंकि एक्स वाई जेड हमने ये सिलेक्ट किया है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने शिफ्ट कर दिया, इन तीनों को ऐड किया तो क्या मिलेगा मुझे? इधर 7, यहाँ 7 और यहाँ 7। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे क्या ये नंबर 3 से डिविजल है? 7 प्लस 7 प्लस 7 21, 21 इज डिविजल बाई 3। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड की समेशन कितनी हो रही है? 7। तो ये 7 से डिवाइड हो रहा है? यस हो रहा है। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा? नॉट डिविजिबल बाई, है ना। तो 37 से डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, वो चेक कर लेते। इसका समेशन कितना हो रहा है? 21। 9 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर इज दिस। बट 37 से डिवाइड हो रहा है, ये आपको चेक करके बताता रहा हूँ मैं। 37 से ये डिवाइड हो रहा है, 7 7 7। ठीक है, 7 37 ट्वाइस 74, 2 टाइम्स 74, 3 7 1 टाइम्स 37। ठीक है, सबसे डिवाइड हो गया बट 9 से डिवाइड नहीं हुआ, इसलिए आंसर इज बी। ठीक है, नेक्स्ट, P minus 2016 is equal to Q plus 2017 is equal to R minus 2018 is equal to S plus 2019। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, सभी है ना इक्वल टू के बराबर है, तो कोई एज्यूम कर लो ये सारे नंबर किसी एक फैक्टर के बराबर है, तो एज्यूम कर लो k। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ P minus 2016 is equal to Q plus 2017 is equal to R minus 2018 is equal to S plus 2019 is equal to k।
तो मैं p को लिख सकता हूँ क्या, मतलब इसको उससे कंपेयर करूंगा तो k प्लस 2016, q को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा k माइनस 2017 है ना, r को लिखूंगा तो k प्लस 2018, s को लिखूंगा तो k माइनस 2018। तो इनमें से कंपेयर कर लो ना, सबसे बड़ा नंबर कौन सा, सबसे बड़ा नंबर सॉरी यहाँ पे 19 आएगा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, वो ये है k प्लस 2018, बाकी सब 16 है, ये माइनस में तो छोटा नंबर हो गया ना, ये भी छोटा नंबर हो गया, 16 और 18 में है तो 18 इज ग्रेटर ऑब्वियसली, तो यहाँ पे 2 से फैक्टर ज्यादा बड़ा है, तो ऑब्वियसली आंसर इज आर, आर इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर हियर, ठीक है। हाउ मेनी 5-digit प्राइम नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ऑल द डिजिट्स 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। इसने बोला प्राइम नंबर का रूल पता है ना आपको, अगर रूल नहीं पता तो आप एक बार जाकर देखिए रूल क्या है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या बोला, क्योंकि आप 5 डिजिट का प्राइम नंबर फॉर्म करेंगे ना, प्राइम नंबर फॉर्म करना मतलब आप समझ रहे हो, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने फॉर्म होंगे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, 1 ऑप्शन है, तो बेसिकली 120 हो गया। अब 120 कॉम्बिनेशन में आपको बताना प्राइम नंबर कौन कितने हैं, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है, जो जिस नंबर से हमें प्राइम नंबर फॉर्म करना वो नंबर दिया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है, समेशन इज 15, ठीक है। तो कोई सा भी नंबर फॉर्म कीजिएगा उसका समेशन हमेशा 15 आएगा, 15 आएगा मतलब ये नंबर हमेशा और हमेशा 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो प्राइम नंबर कितने बनेंगे, 0, क्योंकि एक जो नंबर बनेगा वो तो एक फैक्टर होगा ही, 1 एक फैक्टर होगा, उसके अलावा 3 फैक्टर हर एक नंबर का होगा जो भी 1 2 3 4 5 डिजिट से बनेगा, 5 डिजिट का नंबर है ना, तो नंबर ऑफ प्राइम नंबर इज 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सम, मतलब ये जो सिंबल दिया हुआ वो स्टैंड फॉर है ना, तो सिंपल इसमें क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर लो ये p प्लस, ठीक है, 10, मतलब यहाँ पे क्या है 1p प्लस 5p प्लस pp प्लस p1 इज इक्वल टू 1pp, है ना। अभी बेसिकली p की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, या तो आप नंबर पुट करके सॉल्व कर लो या तो फिर आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तो मैं नंबर पुट करके तो हर कोई सॉल्व कर सकता है, मैं ये इस मेथड से सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, जो यूनिट प्लेस पे है उसको 1 देंगे, जो 10 प्लेस पे उसको 10 से मल्टीप्लाई करके सिंपल लिख देंगे, तो यहाँ पे सिंपल p प्लस 10 प्लस p प्लस 50 प्लस p प्लस 10p प्लस p प्लस 10p प्लस 1 इज इक्वल टू 100 प्लस 10p प्लस p, ठीक है। ये 10p ये p ये 10p p कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मतलब सिंप्लीफाई कर दिया बेसिकली, इस तरफ लेके आता तो वो कैंसिल हो जाती चीज़ें, और यहाँ पे क्या है, नहीं यहाँ पे कितनी p है 1 2 3 13p है ना, 13p प्लस 60 61 इज इक्वल टू 100, तो 13p इज इक्वल टू 13p इज इक्वल टू क्या 39, तो p इज इक्वल टू 3, तो जो नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है दैट इज 3। चेक कर लो एक बार, अगर डाउट हो रहा है कि सही किया या नहीं किया तो चेक कर लो, 3 1 3 5 3 3 3 3 1 इज इक्वल टू 1 3 3 आ रहा है, चेक कर लो, ये तो मतलब आंसर होना चाहिए था। अब देखो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 12 प्लस 1 3 हो गया, 1 कैरी करेगा यहाँ पे, 1 प्लस 1 5 7 7 3 10 10 3 13, तो दिस इज करेक्ट, तो 3 इज द आंसर, ठीक है। If you have two straight sticks of length 7.5 feet and 3.25 feet, what is the minimum length that you can measure? ठीक है, तो बेसिकली इसको कन्वर्ट करो तो पहले फैक्टर फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में, तो ये कितना हो गया 6.5 बाई 2, 6.5 मतलब 13/4 बेसिकली है ना, 13/4, ठीक है। तो आप में क्या करना है, इस नंबर का HCF फाइंड आउट करना है। HCF फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाई LCM ऑफ डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, इसका HCF क्या है 1 और LCM क्या है 2 और 4 का 4, तो आंसर इज 1/4 मतलब 0.25, तो आंसर इज दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A simple mathematical operation in each number of this sequence 14, 18, 20, 24, 30, 32 results in a sequence with respect to prime number, which of results in a sequence with respect to prime number, which one of the following is the next number in the sequence, ठीक है। तो बेसिकली 14 है, 18 है, 20 है,
24 है, 30 है, 32 है, तो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए? इसमें कुछ करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे जिसकी वजह से ये प्राइम नंबर हो जाए। तो प्राइम नंबर -1 किया, अगर एक बार चेक करते हैं -1 किया तो ये 13 हो गया, ठीक है, ये हो गया 17, ये 19, ये 23, ये 29, हाँ प्राइम नंबर फॉर्म हो गया ना। तो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए? जो प्राइम नंबर है यहाँ पे 31 के बाद वो है 37, तो 37 इसमें ऐड करके 38, तो इसमें नेक्स्ट नंबर जो होना चाहिए वो 38 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। One page is torn from a booklet whose pages are numbered in the usual manner, starting from the first page as 1. The sum of the number on the remaining pages is 195. The torn pages contain which of the following number? देखो, अगर सीक्वेंस एक नंबर चल रहा है 1 2 3 ऐसे नंबर, ठीक, n नंबर चल रहा है, तो इसका समेशन क्या होता है? n+1 डिवाइड बाई 2 और टोटल सम, ठीक है। तो अगर जो भी पेज यहाँ से फटा है, ठीक है, जो भी पेज मतलब यहाँ से टॉर्न हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अगर इस जो रिमेनिंग पेजेस का सम है उसमें इसका सम कर देंगे 195 + 11, इस फॉर्मूले को वैलिडेट करना चाहिए, इस फॉर्मूले को ये समेशन वैलिडेट करना चाहिए। या 195 को यहाँ पे कितना सम हो गया 15, यहाँ पे कितना सम हो गया 195 में 19, यहाँ पे 195 में 23, मतलब किसी एक में ही ये वैलिड आएगा, n की वैल्यू किसी एक में ही वैलिड आएगा, ठीक है। हम चेक करते हैं जस्ट। तो अभी फर्स्ट वाले का समेशन कितना आ रहा है 1, मतलब यहाँ पे समेशन करेंगे 195 और 11 का, तो यहाँ पे 602 206, ठीक है। तो n+1 इज इक्वल टू 412, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने बैठे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड चीजें आनी चाहिए आपको, मतलब एग्जामिनेशन में भी ना फैक्टर सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा, और ये चीजें ना प्रैक्टिस आएगी। हिट एंड ट्रायल मेथड ऐसे डायरेक्टली नहीं आ जाती, आपको प्रैक्टिस होना चाहिए कि मतलब किस क्वेश्चन में कहाँ मतलब क्या फैक्टर ले, क्योंकि यहाँ पे देखो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ठीक है। 20 × 21 सॉल्व करेंगे, क्योंकि 20 × 20 400 होता है, मुझे पता है। 19 × 200 मतलब 19 × 20 वो लेस देन 400 होगा। तो नेक्स्ट नंबर जो पॉसिबल है वो 20 × 21 दैट विल गिव मी, मतलब क्या 21 420 देगा, है ना। तो दिस इज नॉट दैट नंबर, तो ये फर्स्ट वाला जो हमने लिया ये गलत हो गया, ठीक है। सेकंड वाले में 195 प्लस 15 किया तो क्या हो गया 210, ठीक है, 210 हो गया। अभी n+1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 210, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो n+1 विल गिव मी 420, और जस्ट अभी हमने चेक किया 20 × 21 इज 420, 20 × 21 इज 420, तो हमारे पास आंसर यहीं पे आ गया। बाकी आप चेक करोगे तो ये दोनों सी और डी वैलिडेट नहीं होगा, मतलब n × n+1 विल नॉट गिव यू मतलब दैट समेशन, मतलब डिवाइड बाई 2 भी है साथ में, ठीक है। तो इसको इस तरह से सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग अरेंजमेंट दैट हैज सम मिसिंग लेटर्स, ठीक है, द मिसिंग लेटर्स व्हिच कंप्लीट द अरेंजमेंट आर, ठीक है। चेक करते हैं। देखो आप, मतलब मैं ना ये चारों इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है ना, आपको चारों ऑप्शन चेक करना होता है, ठीक है। या तो मैं अलग से लिख के आपको एक्सप्लेन कर दूँ, या उसमें चेक कर इधर ही करते हैं, टाइम सेव हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। अगर मैंने लिखा ए, यहाँ पे लिखा बी, यहाँ पे लिखा सी, यहाँ पे लिखा डी, ठीक है, तो क्या फॉर्म हुआ ए बी ए बी ए बी बी बी, सेम रिपीट हो गया ना, सी बी सी डी सी डी सी डी ई डी डी डी, सेम रिपीट हो गया। तो आई थिंक दिस मे नॉट बी द आंसर, मतलब मैं अभी फिलहाल इसको सेलेक्ट नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 रिपीटेशन आ रहा है, 2 बी बी और डी डी रिपीटेशन हो रहा है, तो अभी इसको होल्ड पे रखते हैं फिलहाल। मैं इसको डिस्कार्ड कर रहा हूँ, मतलब क्यों डिस्कार्ड किया वो लिख लिया मैंने। नेक्स्ट वाले पे चलो, ए बी बी और ई, ठीक है, ए बी ए बी ए बी बी बी, फिर से बी बी आ गया है ना, इसको फिर से डिस्कार्ड करूंगा बी बी, इसके बाद यहाँ पे ये, फिर डी डी, फिर से डी डी आ गया, फिर सी डी ई डी ई डी, हाँ तो इसको इसलिए डिस्कार्ड किया क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन आ गया सेम, ठीक है। नेक्स्ट ए सी ए सी सी ई, ए बी ए बी ए बी सी बी सी बी सी डी सी डी सी डी ई डी ई डी, जो भी दो दो कॉन्जिक्यूटिव ले रहा हूँ ना वो क्या दोनों डिफरेंट है, तो यहाँ पे आई थिंक दिस मे बी द आंसर, बट स्टिल आई विल होल्ड इट। लास्ट वाले को ट्राई करते हैं, बी सी डी ई, ए बी बी बी, फिर से रिपीट हो गया ना, फिर से यहाँ पे डी डी रिपीट हो गया, तो दिस इज नॉट द आंसर। मोस्ट मतलब
वैलिडेटिव आंसर इज सी। ठीक है, मैं सी के साथ जाऊंगा आगे। नेक्स्ट, let A3 BC and DE2F be 4-digit number where each letter represents a different digit greater than 3. If the sum of the number is 15902, then what is the difference between the value of A and B? ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। A3 BC DE2F समीशन क्या है 15902। अभी देखो इसने क्या बोला है, A B C D E F ग्रेटर देन 3 है, तो इनमें से हर एक नंबर कौन सा होगा? दैट ऑर्डर नहीं है, पहले समझना, इन दैट ऑर्डर नहीं लिख रहा हूं मैं, किसी में कोई भी नंबर जा सकता है। 4 5 6 7 8 9, ये 6 नंबर होगा ना, 4 5 6 7 8 9, इन्हीं में से कोई नंबर किसी को असाइंड होगा। ठीक है, तो पहले तो ये समझना है। अभी सी और एफ देखो, यहाँ पे सी और एफ 3 से, मतलब ये अगर ये 0 होता है या 2 होता है, ये 1 होता है या 1 होता तो हो सकता था, मतलब यहाँ पे नंबर डिफरेंट है ना, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये नंबर भी 3 से बड़ा है, ये नंबर भी 3 से बड़ा है। तो सी प्लस एफ का समेशन कितना होना चाहिए? सी प्लस एफ का समेशन आपका 12 होना चाहिए। ठीक है, 12 कहाँ से मिल सकता है आपको? 4 प्लस 8 से ये 12 मिल सकता है, या फिर आपको 7 प्लस 5 से मिल सकता है ना, मतलब ये दोनों में से किसी के पास भी जा सकता है। 4 सी का भी हो सकता है, एफ का भी हो सकता है, 8 सी का भी हो सकता है, एफ का भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम फिलहाल। 5 प्लस 7 भी मुझे 12 दे रहा है, तो ये दो ऑप्शन है सी और एफ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, मतलब इनका समेशन 12 होना चाहिए, पहले वाले से मुझे ये पता चला। अभी 12 हुआ तो यहाँ पे 2 आ गया, 1 कैरी करेगा, तो 1 प्लस बी प्लस 2 शुड गिव मी 10, तभी तो 0 आया ना, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई? 7। ठीक है, मुझे पता चल गया क्या है, बी इज 7। अभी यहाँ पे 7 आया है ना, तो 7 यहाँ पे आया है, तो ठीक है, बी की वैल्यू 7, मतलब यहाँ पे 1 कैरी कर रही है। ठीक है, तो 1 प्लस 3 प्लस ई शुड गिव मी 9, तो ई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 5। ई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 5। ई की वैल्यू होनी चाहिए 5। क्यों 5 होनी चाहिए? क्योंकि 19 नहीं हो सकता समेशन, ई 1 प्लस 3 प्लस 5 ही 9 दे सकता है। ठीक है, और ए प्लस डी शुड गिव मी, मतलब देखो यहाँ पे हमें ई की वैल्यू 5 मिल गई, तो ये वाला जो यहाँ पे था सी प्लस डी वो गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 4 और 8 हो गया, और ए प्लस डी की समीशन क्या हो जाएगी? ए प्लस डी की समीशन हो जाएगी 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 15, क्योंकि समीशन ए प्लस डी इज 15। ठीक है, हमने पहले देखा सी प्लस एफ वो 12 है, तो 4 प्लस 8 ऑप्शन था 12, और 5 प्लस 7 12 था। फिर हमने नेक्स्ट वाले में देखा बी प्लस 2 और प्लस 1 कैरी करके आया था, तो 1 प्लस 2 प्लस बी इज इक्वल टू 10, तो बी की वैल्यू वहां से पता चल गई मुझे 7। फिर नेक्स्ट में मुझे 1 प्लस 3 प्लस कौन सा नंबर ऐड करेंगे जिसकी वजह से 9 मिल जाएगा? 19 तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो 9 ही होगा यहाँ पे, तो 5 हो गया, तो 5 हो गया, तो मतलब सी और एफ में 5 वैल्यू नहीं जा सकता, तो ये डिस्कार्ड किया, तो सी या एफ में से किसी एक की वैल्यू 4 होगी, एक की वैल्यू 8 होगी। ठीक है, फिर मुझे पता चल गया इन दोनों 4 इन दोनों को असाइन हो गया, 4 और 8, और बी इसको असाइन हो गया, तो ई इसको असाइन हो गया, तो ए किसी के पास भी जा सकता है, डी किसी के पास भी जा सकता है, तो मतलब ए या डी में से, तो इन्होंने क्या पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ ए एंड डी, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड वैल्यू एंड डी? 3। ठीक है, 6 और 9, मतलब 9 माइनस 6 इज 3। ठीक है, इसमें डिफरेंस पूछा सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देयर आर नॉट मोर देन, अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आर देयर मोर देन 100 फिगर्स इन द बुक। उसने पूछा क्या क्वेश्चन में, क्या उस बुक में 100 से ज्यादा फिगर हैं? ठीक है, स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, उसने क्वेश्चन पूछा है 100 से ज्यादा फिगर है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट बोल रहा है देयर आर नॉट मोर देन 2 फिगर्स, देयर आर नॉट मोर देन 2 फिगर्स ऑन एनी पेजेस ऑफ द 51 पेज बुक। तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1 0 2 फिगर हो सकती है 51 पेज पे, और फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मिनिमम कितनी हो सकती है? 0, क्योंकि नॉट मोर देन 2 बोला है, लोअर लिमिट कितनी उसने वो नहीं बताया, तो 0 फिगर भी हो सकता है। बट स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 1 फिगर ऑन एवरी पेज, तो कम से कम कितने पेज, मतलब फिगर होने चाहिए? 51। ठीक है, तो इन दोनों को अगर कंबाइन भी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 51 से लेकर 102 के बीच में फिगर हो सकते हैं। बट उसने क्या पूछा है क्वेश्चन कि 100 फिगर से ज्यादा है, मुझे क्या पता, स्टेटमेंट 1 और 2 को कंबाइन भी किया तब भी मुझे नहीं पता चलता, क्योंकि रेंजेस 51 से 10। अब किस पेज पे कितना है वो स्पेसिफिकली तो हमें नहीं पता ना, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर मिलेगा
स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है, सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। गर्ल्स बॉयज ओवरऑल एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश, एवरेज मार्क्स इन हिंदी, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या है बेसिकली, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, एज्यूम कर लो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, ठीक है। टोटल एज्यूम करो, टोटल 100 है, ठीक है, टोटल 100 है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स, अगर यहाँ पे एक्स ऑलरेडी यूज़ किया तो मैं एक्स यूज़ नहीं करूँगा, यहाँ पे वाई लेता हूँ, तो ये 100 माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये वेटेड एवरेज का क्वेश्चन, इसका एवरेज क्वेश्चन वेटेड एवरेज है, तो बेसिकली 9 इंटू वाई प्लस 8 इंटू 100 माइनस वाई डिवाइड बाई 100 इज 8.8, तो मुझे यहाँ से वाई की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस विल गिव मी 880, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया तो 9y प्लस 800 माइनस 8y इज इक्वल टू 880, ठीक है। तो मुझे मतलब यहाँ पे मिल गया y इज इक्वल टू 880 माइनस 800, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 80, y की वैल्यू हो गई 80, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई 20। अभी उसने क्वेश्चन पूछा है 8 7, मतलब गर्ल्स कितनी है, मतलब उसमें हिंदी में एवरेज मार्क्स कितना है ना, 8 इंटू 80 प्लस 7 इंटू 20 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 640 प्लस 140 डिवाइड बाई 100 इज 780 डिवाइड बाई 100 इज 7.8, आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। A family of 2 generation consisting of 6 members PQRSTU has 3 males and 3 females. There are 2 married couples and 2 unmarried siblings. U is P's daughter and Q is R's mother-in-law. T is an unmarried male and S is a male. Which one of the following is correct? सबसे पहला जो स्टेटमेंट, जो सबसे कैची स्टेटमेंट है ना, उसको आपने अगर पकड़ लिया तो ये क्वेश्चन मतलब 30 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं पकड़ा तो फिर ये क्वेश्चन आप मिस्टेक करने के चांसेस पूरे हैं, ठीक है। इसने बोला फर्स्ट लाइन में जो इसने बोला ना, वही इस क्वेश्चन में मतलब पॉइंट है जो आपको कैच करना है। इसने क्या बोला, फैमिली ऑफ 2 जनरेशन, 2 जनरेशन मतलब सिर्फ फर्स्ट जनरेशन ये है, सेकेंड जनरेशन ये है, बस इसके अलावा कोई थर्ड लेयर नहीं बन सकता, क्योंकि इसने बोला 2 जनरेशन, बस यही कैसा है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे आते हैं जहाँ पे रिलेशन दिया, यू इज पीज डॉटर, तो पी यहाँ पे आएगी, यू यहाँ पे आएगी, क्योंकि इसने बोला मेल और फीमेल दोनों 3 है, तो ये हो गई क्या फीमेल, ठीक है, यू फीमेल है, यू इज पीज डॉटर। Q is R's mother-in-law, Q is R's mother-in-law, तो मतलब यहाँ पे क्या Q क्या हो गई फीमेल हो गई, Q is R's mother-in-law, mother-in-law मतलब R की शादी हुई है किसी के साथ, ठीक है, ठीक है, R's mother-in-law, ठीक है। ये मेल है या फीमेल नहीं पता, बट ये पता चल गया फीमेल। T is unmarried male, T is unmarried male, ठीक है, T is unmarried male and S is male, S is male, which one of the following is correct, ठीक है। ठीक है, S is male, there are 2 married couple, 2 married couple है, तो I guess this is the married couple first, and there are 2 married couples and 2 unmarried siblings, 2 unmarried siblings मतलब इनमें से कोई 2 मतलब इसकी शादी I think पता नहीं, देखते हैं। U is P's daughter, U is P's daughter, तो बाकी ये सब सारे सिबलिंग्स है, तो इसके डॉटर है, तो इसकी शादी किसी के साथ नहीं हुई होगी अभी फिलहाल, ठीक है। और टी इज अनमैरिड मेल, तो इसकी शादी नहीं हुई, मतलब ये देखो ये क्या है कि ये सब भाई बहन है। यू क्या है, मतलब यू पी और क्यू की है ना, मतलब बेटी है यू, और ये बाकी मतलब इनमें से 2 कोई सिबलिंग्स है इसके, तो यू की शादी सिबलिंग से तो नहीं हो सकती है ना, और एक फीमेल इसमें से है जिसकी शादी हुई है ना। तो अभी देखो टी बोल रहा है अनमैरिड है, ठीक है, और एस इज ए मेल बोल रहा है, तो आर इस पक्के से फीमेल है, तो आर की शादी एस के साथ हुई है ना, और टी अनमैरिड है, यू भी अनमैरिड है, पी प्लस है, पी इज मेल, ठीक है। बाकी जो है टी और एस ये भी मेल है, ऑलरेडी बताया हुआ क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आर इज यूज हस्बैंड, नहीं नहीं गलत है, आर इज यूज हस्बैंड नहीं है ना, आर इज यूज सिस्टर इन लॉ, ठीक है। आर इज एस वाइफ, एस की वाइफ है ना आर, ठीक है, दिस इज करेक्ट। एस इज अनमैरिड नहीं, एस इज मैरिड है, टी इज अनमैरिड है, नन ऑफ द अबव, द आंसर इज बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन ए पार्टिकुलर ईयर 12 जनवरी संडे, ठीक है, क्या बोला इसने, 12 जैन
संडे है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? 15 जुलाई इज संडे, 15th जुलाई इज a संडे इफ द ईयर इज a लीप ईयर, 15 जुलाई इज a संडे इफ ईयर इज नॉट a लीप ईयर, 12 जुलाई इज a संडे। एज्यूम करते हैं ना, एक कोई स्टेटमेंट लग, क्योंकि यहाँ पे देखो रिपीट हो रहा है, सेम रिपीट हो रहा है ना, 15 जुलाई 12th जुलाई 12th जुलाई, तो किसी 15 जुलाई को मैं एज्यूम करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से ट्रांजिशन लेता हूँ 15 जुलाई तक, एज्यूम करता हूँ ईयर इज ए लीप ईयर, ठीक है। नहीं लीप ईयर होगा तो एक दिन कम करके एक दिन पीछे शिफ्ट कर देंगे, बस हो गया ना, ठीक है। तो 15 जुलाई मुझे जाना है, 15 जुलाई, तो मैंने रेफरेंस लिया 12 जैन, तो टोटल 31 डेज होते हैं, तो जनवरी में मतलब कितने दिन बचे हुए? 31 माइनस 12, 31 माइनस 12 इट विल गिव मी 19 डेज, ठीक है। 19 डेज, अगर लीप ईयर है तो 29 डेज, ठीक है। मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई के 15 डिवाइड बाई 7, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? 5 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 7, इट विल गिव मी 9 प्लस 2 इज 11, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 3 17, 17 बाई 7 गिव्स मी 3, ठीक है। मतलब अगर ये लीप ईयर होता तो 15 जुलाई क्या है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये वेडनेसडे है, ठीक है। तो फर्स्ट इज गलत। अगर 15 जुलाई नॉन लीप ईयर होता तो यहाँ पे एक दिन कम आता ना, तो ये 16/7 होता, तो इट वुड बी ट्यूसडे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन दोनों ही गलत हो गया, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई सही होगा पक्के से, है ना। तो अभी क्या है, हमने लीप ईयर का कॉन्सेप्ट लिया था ना, लीप ईयर, तो लीप ईयर में अगर लेता मैं 15 जुलाई से मुझे 12 जुलाई पे जाना है, तो 15 जुलाई में मैंने 3 दिन ज्यादा लिया था, 12 जुलाई में मैं 3 दिन कम लूंगा, अगर 3 दिन कम लूंगा तो ये कितना हो जाएगा? ये 14/7 हो जाएगा, तो 14/7 मतलब 0, मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली संडे लाई कर गया। तो लीप ईयर वाले में हमने जो लिया था, लीप ईयर में 3 दिन आगे शिफ्ट हो रहा था 15 जुलाई पे, लेकिन 12 जुलाई में जब अगर लीप ईयर ही सेम ईयर कंसिडर किया, बस 15 से 12 में आना, तो 3 दिन कम कर देंगे हम, 3 दिन जैसे ही कम किया वैसे ही मुझे रिमाइंडर 0 आ गया, तो आई थिंक दिस इज द आंसर एंड दिस इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू स्टेटमेंट S1, S2 are given below with regard to 4 numbers PQRS followed by a question. Among 4 PQRS, which one is the largest? ठीक है। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है R is greater than P and Q, ठीक है, और S is not the largest, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है, 4 नंबर है, जो लार्जेस्ट है उसको मैं ऊपर लिखूंगा, तो यहाँ पे आपको फिगर बना के बस दिखा रहा हूँ। ये बोल रहा है ना कि R इज ग्रेटर देन P और Q की सीक्वेंस आपस में कुछ भी हो सकती है, मतलब P ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो अभी फिलहाल P यहाँ पे है तो Q यहाँ पे है, ठीक है। अगर Q यहाँ पे है तो P यहाँ पे है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। या फिर P यहाँ पे तो Q यहाँ पे, ऐसा भी, मतलब कुछ भी हो सकता है ना, मतलब यहाँ पे 3 ऑप्शन है, तो P Q हो सकता है, P Q यहाँ हो सकता है, फिर मतलब यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, और ये दोनों में भी हो सकता है, इस तरह से है ना, यहाँ 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 या यहाँ यहाँ, ठीक है। फिर उसमें S भी आएगा भी, फिर नेक्स्ट है S इज नॉट द लार्जेस्ट वन, ठीक है। लार्जेस्ट मतलब S की वैल्यू यहाँ पे नहीं आ रही है, मतलब ये R यहाँ पे भी तो हो सकता था ना, R P Q, बट उसने बोल दिया कि S लार्जेस्ट नहीं है, मतलब S लार्जेस्ट मतलब इस पोजीशन पे नहीं आ सकता, तो पक्के से R ही यहाँ पे आएगा, है ना। अब P Q और S को एडजस्ट करना है इन तीन में, तो वो एडजस्ट करते रहे, हमें मतलब नहीं। क्वेश्चन क्या पूछा, विच ऑफ वन इज द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट इज R, तो आंसर इज, मतलब दोनों कंबाइन किया तो आपने आंसर किया पाया, तो S1 and S2 together, S1 and together sufficient to answer the question but neither alone, ठीक है। तो आंसर इज C, ठीक है। दोनों कंबाइन करके हमने बता देना कि फर्स्ट क्वेश्चन किसकी होनी चाहिए, R की होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो करते हैं। If n is a unique natural number between 10 and 20, then what is n, ठीक है। बेसिकली 10 और 20 के बीच में है नंबर, 10 और 20 के बीच में है, तो स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, n इज ए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन है, 13 और 11 भी है, 11 13 और 17 और 19। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, n लीव्स ए रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइड बाय 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर 1 नहीं 3 देगा, तो ये नहीं है, ठीक है। ये 1 देगा, ये भी 1 देगा, ये नहीं देगा, ठीक है। तो दोनों कंबाइन किया तो मुझे क्या पता चला, तो नंबर इज 13 एंड 17, बट उसने क्या बोला है, यूनिक नेचुरल नंबर, तो यूनिक नहीं मिला मुझे, 2 मिला है, दिस इज नॉट यूनिक,
तो S1 एंड S2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। व्हाट आर द टू नंबर्स? ठीक है, देयर प्रोडक्ट्स इज 21। तो देखो प्रोडक्ट इज 21 का मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू 21 है, तो इसमें देखो दो फैक्टर हो सकते हैं, 1 इंटू 21 इज 21 एंड 3 इंटू 7 इज 21। तो अभी यहाँ पे बताना है यूनिकली कि कौन सा नंबर है। तो अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट 1 से तो मुझे ये पता चला, ठीक है, स्टेटमेंट 2 से मुझे क्या पता चला, एक्स प्लस वाई इज 10। तो इन दोनों में कौन किसने हमें x प्लस वाई 10 दे रहा है? तो दिस इज द नंबर इज x प्लस वाई इज, ठीक है, मतलब 3 और 7 से जो मिल रहा है वो मुझे मतलब आंसर दे रहा है ना। तो S1 एंड S2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, बट नाइदर एलोन से क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि एलोन में दो फैक्टर आ रहे हैं ना, एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये, ठीक है। हमने दोनों कंबाइन किया तो मुझे x और y की वैल्यू मिल गई, मतलब इट शुड बी मतलब x कॉमा वाई 3,7, मतलब कुछ भी हो सकता है, बट नंबर हमें पता चल गया 3 और 7 है, तो सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। A man walks down the backside of his house straight 25 meter, then turns to the right। ठीक है, तो रिज्यूम करते हैं। ठीक है, a man walks down the backside of his house straight 25 meter, then turn to the right and walks 50 meter, and then again he turn towards left and again walks 25 मीटर इफ हिज हाउस फेसेस द ईस्ट। मतलब ये जो डायरेक्शन है वो ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। तो इस तरफ कौन सा होगा? वेस्ट, ठीक है। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ठीक है। तो वेस्ट मैंने क्या कहते हैं, हाँ नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, वेस्ट ईस्ट इधर है, तो राइट साइड में मेरे क्या होना चाहिए? नॉर्थ होना चाहिए। इस तरफ क्या होना चाहिए? साउथ होना चाहिए, ठीक है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? इफ हिज हाउस फेसेस द ईस्ट, हिज हाउस फेसेस द ईस्ट, व्हाट इज हिज डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? इसकी डायरेक्शन अभी कहाँ पे है? स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। इफ हिज हाउस फेसेस टू द ईस्ट, व्हाट इज हिज डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से इसकी डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। 31 डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। एक मिनट ना, मुझे बस लेट मी चेक, मतलब मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, बट आई थिंक आई डिड राइट। चेक कर रहा हूँ, मेरे पास आंसर की है। थर्टी वन डी, ठीक है, मैंने सही किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो फ्रॉम दी टू? फर्स्ट नंबर क्या है? ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, ठीक है। ऑल नंबर्स आर, जो भी नंबर है वो डिविजिबल बाई 2 है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, ठीक है। ऑल नंबर्स आर डिविजिबल, मतलब देखो एक नंबर है जो 2 से भी डिवाइड है, एक नंबर है जो 3 से डिवाइड है, तो ऑब्वियसली वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 2 और 6 मतलब 2 और 3 6 का फैक्टर है, ठीक है। ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4, नहीं, सिर्फ वो 2 से डिवाइड हो रहा है। जैसे ये नंबर है, कोई नंबर है 14, ठीक है, वो 2 से तो डिवाइड हो रहा है, जैसे नहीं, दिस इज नॉट दैट। 18 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 6 से डिवाइड हो रहा है, बट 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो दिस कंक्लूजन इज नॉट करेक्ट, तो ओनली कंक्लूजन 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ऑल कैट्स आर डॉग्स, ठीक है। ऑल कैट्स आर डॉग्स, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है ऑल कैट्स आर ब्लैक, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ब्लैक ऐसा भी हो सकता है, ब्लैक का सर्कल है ना, ब्लैक का सर्कल ये भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है। मैं कलर चेंज करता हूँ ना, उससे पता चलेगा अच्छे से, ठीक है। देखो ब्लैक ये भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है, कोई भी फॉलो कर सकता है ना। यहाँ पे फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग तो फर्स्ट वाला हमने कैट और डॉग का रिलेशन बना दिया, बट जो ब्लैक का रिलेशन है वो डॉग के साथ किसी तरह भी हो सकता है, बट ऑल कैट्स आर ब्लैक तो इसके अंदर हो जाएगा। तो कंक्लूजन क्या बोल रहा है? ऑल डॉग्स आर ब्लैक,
ऑल डॉग्स आर ब्लैक नहीं, ये बाहर वाला सर्कल होता तब ऑल डॉग्स आर ब्लैक होता, बट यहाँ पे और भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो कंक्लूड नहीं कर सकते आप। मे बी पॉसिबल ऑल डॉग्स आर ब्लैक, बट दिस इज नॉट द कंक्लूजन। कंक्लूजन टू, सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक। अगर ये वाला सर्कल होता है, ये वाला सर्कल, तो इस केस में होता है कि सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, बट अगर ये वाला हो गया सर्कल, तो मतलब ये सर्कल हो गया, तो ऑल डॉग्स आर ब्लैक भी तो हो सकता है ना। तो नाइदर कंक्लूजन वन नाइदर कंक्लूजन टू फॉलोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर 5 1 4 7, ठीक है ठीक है। हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर फॉलोड बाय द ऑड नंबर इन द अबव सीक्वेंस, कितने ऑड नंबर हैं जिनको ऑड नंबर फॉलो कर रहा है, ठीक है। देखते हैं, पहले ऑड नंबर ये मिल गया, ये फॉलो कर रहा है, यस, ठीक है, एक हो गया, बट इसके बाद ऑड नंबर नहीं है, तो ये नहीं है। फिर नेक्स्ट ये, ठीक है, फिर नेक्स्ट ये दो, इसके बाद नहीं है, तो ये वाला नहीं हुआ, ठीक है, दो, तीन, इसके बाद नहीं है, तो ये नहीं हुआ, फोर, ये नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, इसके बाद है ना, इसके बाद ये वाला भी है, ये इसके बाद नहीं क्योंकि इसके बाद 8 है, फिर 6 है, 3 के बाद नहीं है तो नहीं हुआ, ये नहीं है नहीं है नहीं है, 3 के बाद फिर 4 है, नहीं कोई नहीं, फिर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। A is 16 from the left in a row of boys, V is 18 from the right end, ठीक है। देखो पहले तो डिफाइन कर दे, लेफ्ट क्या है राइट क्या है, ठीक है। ए कहाँ पे है, यहाँ से 16th पे है, तो मतलब इसके इधर कितने हैं, इसके इस तरफ कितने लोग हैं, 15 लोग हैं, ठीक है। बी इज 18th फ्रॉम द राइट एंड, बी की पोजीशन क्या है 18th है। देखो यहाँ पे बी यहाँ से भी 18th हो सकता है, या इसको क्रॉस करके भी यहाँ पे भी 18th हो सकता है, मुझे नहीं, एक इस तरफ भी हो सकता है ना, वी की पोजीशन 18th, अभी मुझे नहीं पता, मतलब इन दोनों में भी आगे, ठीक है। जी इज 11th फ्रॉम 8 टुवर्ड्स द राइट, जी इज 11th, जी इज 11th, जी इज 11th फ्रॉम 8 टुवर्ड्स द राइट, तो ए और जी के बीच में कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, ठीक है। एंड थर्ड फ्रॉम वी टुवर्ड्स द राइट एंड, थर्ड थर्ड फ्रॉम वी, मतलब वी से भी थर्ड है, तो वी की पोजीशन यहाँ से कितनी थी, मतलब इसके इस तरफ कितने लोग हैं, 17 लोग हैं, तो वी के मतलब तीसरे 3 और आगे है ना, तो मतलब बेसिकली यहाँ से अगर लेफ्ट साइड से अगर काउंट किया जाए तो ये हो गया थर्ड, मतलब 17th 16th 15th, मतलब इसकी पोजीशन यहाँ से राइट साइड से कितनी होनी चाहिए, 15th होनी चाहिए, है ना, ठीक है, क्योंकि 18th वी की थी, तो थर्ड फ्रॉम वी टुवर्ड्स द राइट है, तो जी की पोजीशन राइट से 15th होनी चाहिए, ठीक है। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो, तो मुझे पता चल गया यहाँ पे, देखो इधर 15, एक के लेफ्ट साइड कितने 15, एक खुद हो गया, फिर ए और जी के बीच में कितने हैं 10 है, एक जी खुद हो गया, और जी के उस तरफ कितने हैं 14, तो ऐड कर लो कितने हो गए 15 16 26 27 27 एंड 14, कितने हो गए 1 4 41 इज द आंसर, 41 इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। C is younger than D, C is younger than D, मतलब C की एज ज्यादा है, बट ओल्डर देन A एंड B, A एंड B दोनों से ओल्डर है, तो सबसे यंग ओल्डेस्ट कौन है, D है, C A और B से बड़ा है, तो ठीक है, मतलब ए और बी में कंफ्यूजन है, यंगेस्ट कौन है। देखो स्टेटमेंट 2 की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमें स्टेटमेंट 1 से पता लगा ओल्डेस्ट कौन है, तो स्टेटमेंट 2 जहाँ पे भी उसके स्ट्राइक डाउन कर दो, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए। फिर ए इज ओल्डर देन बी, अभी यहाँ पे कंफ्यूजन था, तो इसने ये भी बता दिया कि ए इज ओल्डर देन बी है, तो सीक्वेंस पता चल गया मुझे, ठीक है। तो इससे मुझे पता चल गया क्या, कि बी इज द यंगेस्ट, तो मुझे इसके लिए क्या कौन सी स्टेटमेंट लगी, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3, इससे मैंने आंसर कर दिया, ठीक है। क्योंकि स्टेटमेंट 1 से हम आंसर क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि ए और बी में कंफ्यूजन है, ए और बी में कंफ्यूजन, इसका मतलब क्या है कि क्योंकि उसने सी ने बोला कि ए और बी से दोनों से बड़ा है, बट ए और बी में क्या रिलेशन है वो तो नहीं पता ना, वो स्टेटमेंट 3 से मुझे पता चला, तो डी इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 1 and 100 which have 4 as a digit but not divisible by 11, not divisible by 4,
तो देखो या तो सिंपल, ये क्वेश्चन सिंपल आपको पता है तो सिंपल नंबर लिख लो, आपको पता चलेगा कौन सा नंबर डिजिटल नहीं है। तो सिंपल लिखो नंबर 4, 14, 24, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 64, 24, 84, 94। काउंट कर लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। मैंने कोई नंबर मिस किया क्या? 4 10 3, ठीक है, 54 64 74 84 94। हाँ ठीक है। तो देखो इसने क्या बोला है, नॉट डिजिटल बाई 4 पूछा है, तो जो डिजिटल बाई 4 है उसको काउंट स्ट्राइक डाउन कर दो। ये डिजिटल बाई 4 है, ये 4 है, ये डिजिटल बाई 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 4 है। जो नहीं है वो पता चल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो आंसर इज सी। ठीक है, आंसर इज सी। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन था जहाँ पे काउंटिंग करके है ना, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो रहे थे, 20 हो रहे थे। तो 20 क्यों हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पे 4 दो बार रिपीट हो रहा है ना, इसलिए शायद मुझे वो 20 याद था, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था। बट 19 इज द नंबर, तो जिसमें से 7 डिवाइड हो रहा है तो 12 इज आंसर। ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। एक्स वाई बी द वॉल्यूम। ठीक है, एक्स वाई वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम क्या है, एक्स वाई है, एम और एन मास है, तो पी और क्यू क्या है, मेटेलिक क्यूब से, बेसिकली मेटेलिक क्यूब से क्या, पी और क्यू। उसके बाद हाँ ठीक है, एम और एन क्या है, मास है, एम और एन क्या है, मास है। ईच साइड ऑफ, देखो क्यूब है तो क्यूब की डायमेंशन कैसे होती है, ठीक है, ईच साइड ऑफ क्यू, क्यू कौन है, ये, इसको एज्यूम करो ए, इसको एज्यूम करो बी। ठीक है, साइड है, ये वॉल्यूम है, एक्स इज इक्वल टू ए क्यूब, वाई इज इक्वल टू बी क्यूब। हमें ये पता चल गया यहाँ से। अभी क्या बोला है, ईच साइड ऑफ क्यू इज 2 टाइम्स दैट ऑफ पी, तो बेसिकली बी इज इक्वल टू 2a गिवन है, तो मैं इसको कंपेयर करना चाहूँ तो यहाँ पे बी की वैल्यू पुट कर दूँ, 2a क्यूब इज इक्वल टू 8a क्यूब। ठीक है, 8a क्यूब लिख सकता हूँ मैं, x इज इक्वल टू ए क्यूब, वाई इज इक्वल टू 8a क्यूब। नेक्स्ट बोल रहा है मास ऑफ क्यू इज 2 टाइम्स दैट ऑफ पी, मास ऑफ क्यू इज 2 टाइम्स दैट ऑफ पी, तो बेसिकली n इज इक्वल टू 2m दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन दिया है u इज इक्वल टू m बाई एक्स और v इज इक्वल टू n बाई वाई। तो m और x किस में है, m और x p में है, तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे सिंपल, m बाई ए क्यूब, u की वैल्यू है, v की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू कितनी है 2m, y की वैल्यू कितनी है 8a क्यूब, कैंसिल किया तो यहाँ से 4 आ गया, m बाई 4a क्यूब। ठीक है, ये u है, वहाँ पे 4 है, तो मैं कलर चेंज करता हूँ थोड़ा। ठीक है, तो बेसिकली u और v को डिवाइड करेंगे, u और v को डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे, u और v को डिवाइड करेंगे तो m बाई ए क्यूब डिवाइड बाई m बाई 4a क्यूब, m बाई ए क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं u इज इक्वल टू 4v, u इज इक्वल टू 4v, ऑप्शन है u इज इक्वल टू 4v, u इज इक्वल टू 4v, आंसर इज ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, मतलब देख लो एक बार कैसे सॉल्व किया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द एवरेज एज ऑफ टीचर एंड 3 स्टूडेंट इज 20 ईयर्स। ठीक है, तो बेसिकली जो टीचर है उसको टी लेता हूँ, स्टूडेंट का S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 20, इनका समीशन कितना हो गया 80। इफ ऑल द 3 स्टूडेंट्स आर ऑफ सेम एज, इफ ऑल द 3 स्टूडेंट्स आर ऑफ सेम एज, मतलब S1 और S2 S3 तीनों सेम है, तो क्या हो जाएगा बेसिकली ये t प्लस 3s इज इक्वल टू 80, क्योंकि तीनों सेम है तो मैंने s से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है एंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ स्टूडेंट एंड ईच टीचर इज 20। ठीक है, मतलब टीचर के बीच के
टीचर की एज और एक स्टूडेंट की एज की डिफरेंस हमेशा 20 है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया, तो जब ये वैल्यू आएगी तो 4s इज इक्वल टू 60। तो s की वैल्यू कितनी हो गई 15, s की वैल्यू 15 हुई, तो यहाँ पे पुट किया इस वाली क्वेश्चन में, तो क्या हो गया t प्लस 3 इंटू 15 इज इक्वल टू 80। तो t की वैल्यू हो गई 35। पूछा गया क्वेश्चन में व्हाट इज द एज ऑफ टीचर, एज ऑफ टीचर इज 35 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ए पर्सन बॉट ए कार एंड सोल्ड इट फॉर 3 लाख, इफ ही incurred a loss of 20%, then how much did he spend to buy the car? लॉस कितना है 20%। तो बेसिकली कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, क्योंकि लॉस हुआ है तो माइनस कर दिया डायरेक्टली मैंने। तो लॉस हमेशा किसके ऊपर होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कितने परसेंट का लॉस हुआ 20% का, तो एज्यूम कर लिया इसकी वैल्यू x है माइनस 0.2, मतलब 20% को लिख सकता हूँ 0.2 x इज इक्वल टू 3 लाख। ठीक है, तो ये बेसिकली कितनी हो गई 0.8 x इज इक्वल टू 3 लाख। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 लाख डिवाइड बाई 0.8, तो यहाँ से 8 से ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको डिवाइड करेंगे अगर हम, तो ये कितनी होगी वैल्यू 8 को अगर डिवाइड करना है तो यहाँ पे बेसिकली दिस विल गिव मी, अगर इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 1000 लिख दिया मैंने, ठीक है, तो इट विल स्टिल बी 3 lakhs इंटू 10। तो 8 से अगर डिवाइड किया तो ये हो गया 1 यहाँ पे 20, तो 2 4 0 5 125। ठीक है, तो 125 इंटू 375, मतलब 3,25,000। ठीक है, तो द प्राइस देन हाउ मच डिड ही स्पेंड टू बाय द कार, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना था 3,25,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ दिख नहीं रहा, इसलिए मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। ऑल दी ऑप्शंस आर इक्वली गुड फॉर द कस्टमर्स, मतलब सारे ऑप्शन है ना इसके पास, कस्टमर के पास सभी एक बराबर ही हैं, जो भी ऑफर है। ठीक है, हाँ ऑफर वाला ही क्वेश्चन है, हाँ ठीक है। शॉप ओनर ऑफर्स दी फॉलोइंग डिस्काउंट ऑप्शन ऑन एन आर्टिकल टू कस्टमर, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% देन पे सर्विस टैक्स ऑफ 10%। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 10%, then pay service tax of 10%, pay service tax of 10%, then successive discount of 20% and 10%। तो इसमें कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस कितनी है 100। ठीक है, तो 100 से क्या है, फर्स्ट ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं। 100 में अगर डिस्काउंट किया 10% तो मुझे मिल गया 10% डिस्काउंट के बाद 90 में मैंने 20% डिस्काउंट किया तो मुझे मिल गया कितना, इसका 10% क्या होता है 9, तो 80 मतलब 72 मिल गया। ठीक है, अब इसमें मुझे 10% क्या देना है, टैक्स देना है, इसका 10% क्या होगा 7.2, तो 79.2 हो गया। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन से तो मुझे ये पता चला। सेकंड ऑप्शन से मुझे क्या पता चला, सक्सेसिव डिस्काउंट टू 20 एंड मैंने फिर से प्राइस लिया 100 है ना, तो 20% तो 80, फिर से 10%, फिर से मुझे क्या मिला 72, क्योंकि 80 का 10% 8 माइनस किया, फिर यहाँ पे मुझे 10% देना है टैक्स, तो मुझे मिला 79.2। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, पहले उसने टैक्स पे कर दिया कितना 10%, तो 110 प्राइस हो गया। उसको फिर क्या किया 20% डिस्काउंट दिया, तो 20% डिस्काउंट देने के बाद क्या हुआ मेरे पास 110 से 22 माइनस किया तो 8 और 8 88। ठीक है, 88 में फिर से 10% डिस्काउंट दिया। ठीक है, 88 में तो 88 माइनस 8.8 है ना, 8.8, यहाँ पे डेसिमल ये 2, यहाँ पे 9 और 7, तो ये स्टिल 79.2। तो तीनों में प्राइस इफेक्टिवली उसको सेम ही पड़ा, तो ऑल ऑप्शन आर इक्वली गुड फॉर द कस्टमर। ठीक है, क्योंकि कोई भी बेस्ट नहीं है, सब बराबर है। ठीक है, द लेटर्स फ्रॉम A to Z आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 26 रिस्पेक्टिवली, मतलब A को 1 असाइन किया गया है, B को 2 असाइन किया गया, C को 3 असाइन किया गया, इस तरह से Z को 26 असाइन। तो इफ GHI, ठीक है, GHI की वैल्यू मतलब अगर देखे जाए तो क्या होगा 7 8 9, इसको क्या बोल रहा है ये 1578। नेक्स्ट बोल रहा है DEF की वैल्यू क्या होनी चाहिए 4 5 6, बट इसको क्या साइन किया गया 9 1 2। तो मुझे दिख रहा है, अगर ऑब्जर्व करोगे सही से तो मुझे दिख रहा है ये डबल डबल दिख रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जो भी नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिलेगा, है ना। देखो
9 इंटू टू 8, 1 कैरी करेगी, 8 इंटू टू 16, 1 प्लस कर दिया 17, 1 यहाँ पे कैरी करेगी, फिर 7 इंटू टू 14 प्लस 1 15, ठीक है। यहाँ पे भी सेम 6 इंटू टू 12, 2 1 मतलब 2 बचेगी, 1 कैरी करेगा, 5 इंटू टू इज 10, 1 कैरी करेगी यहाँ मतलब 1 कैरी करके ऐड हो गई तो 1, फिर 1 कैरी करेगी, 4 इंटू टू 8, 1 ऐड हो गया 9, ठीक है। तो ट्वाइस, तो इसने क्या पूछा, ए बी सी की वैल्यू कितनी है, ए बी सी की वैल्यू है 1 2 3, इसको ट्वाइस करेंगे तो आंसर विल बी 246, मतलब इसको इससे रिप्रेजेंट करेंगे 246, आंसर इज डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, व्हाट इज द मिसिंग टर्म एट द रेट इन द फॉलोइंग, ठीक है। तो पहले रिलेशन देखते हैं, क्या रिलेशन दिया हुआ है, ए सी पी क्यू इज टू बी ई एस यू, ठीक है। इसका क्या रिलेशन है पहले इसके साथ, ये +1 है, ये +2 है, पी क्यू आर एस ये +3 है, क्यू के बाद पी क्यू आर एस टी यू ये +4 है, ठीक है। तो मुझे दिख गया पहला जो पहले पे है वो +1, सेकेंड पे +2 +3 +4 शिफ्ट किया है, तो मुझे यहाँ पे पता चल गया एम एन जी आई, एम का +1 किया तो एन, एन का +1 किया तो ओ पी, ठीक है। जी का +3 किया, +1 +2 +3, जी के बाद एच आई जे, आई के साथ +4 किया तो जे के एल एम, ठीक है। तो एन पी जे एम कहाँ पे लिखा हुआ है, एन पी जे एम, आंसर इज डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग, अभी जिसको पता होगा कि निगेटिव टर्म को कैसे डील करते हैं उनके लिए आंसर बहुत ही ईजी है, जिनको नहीं समझ में आया होगा उनके लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट बन गया होगा। तो अगर आप निगेटिव टर्म पावर दोगे ना तो इसको ऐसे लिख सकते हो 1 की पावर -6 डिवाइड बाई 2 की पावर -6, 1 की पावर -3 डिवाइड बाई 4 की पावर -3, 1 की पावर -4 डिवाइड बाई 3 की पावर -4, 1 की पावर -2 डिवाइड बाई 6 की पावर -2। अभी 1 की पावर -2 कुछ भी लिखो ये 1 ही रहेगा, ठीक है। 2 की पावर -6 मतलब ये ऊपर वाले टर्म सब जगह है ना 1 1 हो गया, नेगेटिव वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब नीचे वाला जो नेगेटिव टर्म है ना उसको ऊपर लिखोगे तो इसको लिख सकते हो 2 की पावर 6, 4 की पावर 3, 3 की पावर 4 और 6 की पावर 2, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, एंड 2 की पावर 6 है 64, ये भी 64, ठीक है। ये कितनी हो गई 81, ये कितनी हो गई 36, तो लार्जेस्ट कौन है, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ x सच दैट these आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ x, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो आप ऐसे 7/2 कॉमा 35/4, तो इसने क्या बोला है, देखो ऑप्शन देके समझ में आना चाहिए कि मतलब इसने ना बेसिकली HCF कैलकुलेट करने को बोला है इनडायरेक्टली, है ना। तो अगर आपको फ्रैक्शन का हमने ऑलरेडी HCF कैलकुलेट किया हुआ सेम क्वेश्चन है, बस तो ऊपर वाले का क्या लेना है HCF, ऊपर क्या हो गया HCF 7 हो गया, नीचे LCM लेना है तो 4, 7/4 क्या हो गया बेसिकली 413, ठीक है। तो ऑप्शन इज डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, डाटा गिवन है फॉर विच पीरियड वाज द नेचुरल ग्रोथ रेट मैक्सिमम, नेचुरल ग्रोथ रेट पूछा है ना, ग्रोथ रेट क्या होता है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, है ना। तो ऑप्शन जो ऑप्शन दिया हुआ बस उसी को चेक करेंगे, बाकी सबको चेक करने की जरूरत नहीं है ना। इतने सारे दिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डाटा को एक्जैक्टली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप बस जो क्वेश्चन में दिया हुआ बस उसको चेक करो, देख लो कौन सा सबसे बड़ा है, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ 48.1 और 35.5, तो यहाँ पे 11, यहाँ पे 0.6 हो जाएगा, 7 2 1 12.6, मतलब जो वन ऑप्शन है वो ये है। सेकेंड ऑप्शन क्या है 41 से तो 39.9 और 27.4, तो ये हो गया 0.5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 12.5, ठीक है। ऑप्शन 3 मतलब ये ऑप्शन 61 71, 61 71 कितना है 41.1 और 18.9, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो गया, 10 से 2 गया, यहाँ पे 3 7 22.2, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, तो ये दोनों तो ऑप्शन होने से रहा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्या है 37.1 और 14.8, यहाँ पे 0.3 हो गया, तो 6 से ये 2 गया 2 22.3, सबसे लार्जेस्ट यही है, तो मैक्सिमम ग्रोथ रेट यहाँ पे दिस ऑप्शन, ठीक है। देख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, द रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज इक्विवेलेंट टू, अब इसको आपको पता होना चाहिए कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ये जो भी नंबर है उसको एज्यूम कर लिया क्या है x है 1.2727, इस तरह से
इसको लिख सकते हैं आप क्या 1.27 दिस, ठीक है। अभी क्या करेंगे आप कि इसको लिख, क्योंकि यहाँ पे 2 डेसिमल के बाद रिपीटेशन है तो 100x लिखेंगे आप क्या 127.27, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, मतलब यहाँ पे इसको ऊपर जो लिखा लिखा रहने दो, अब इसको लिख सकते हैं 1.27, ठीक है। माइनस कर दिया क्योंकि डेसिमल के बाद वाला डेसिमल टर्म मुझे कैंसिल करना, तो 99x इज इक्वल टू 126, तो x की वैल्यू हो गई 126 डिवाइड बाई 99। अगर मुझे 9 से डिवाइड करना है, 9 से जा रहा है क्या, हाँ ये भी 9 से जा रहा है, ये भी 9 से जा रहा है, 9 से ये हो गया 11, 9 से ये हो गया 136 मतलब 14, 14 बाई 11, ठीक है। तो आंसर इज बी, ठीक है। बहुत लोग जल्दबाजी में है ना, मतलब विदाउट सॉल्विंग सी मार करके आगे बढ़ जाएंगे, तो सॉल्व करना एक बार। अगर 127.99 दिया हुआ है, ठीक है, उन्होंने एकदम स्मार्टली ऑप्शन लिख के हैं, मतलब चूज करके आपको दिया है। व्हाट इज द लीस्ट 4 डिजिट नंबर, व्हाट इज द लीस्ट 4 डिजिट नंबर डिवाइड बाई 3, 4, 5, 6, लीव से रिमाइंडर 2 इन ईच केस। तो हर एक केस में ना 2 पहले माइनस कर दो और देखो कौन सा नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है 3, 4, 5, 6 से। तो 3, 4, 5, 6 का तो पहले एचसीएफ फाइंड आउट करो, क्या होगा 3, 4, 5, 6 का एचसीएफ, 3, 6 का सॉरी एलसीएम, एचसीएफ नहीं एलसीएम, इसका एलसीएम तो हो गया यहाँ पे 6, ठीक है। और 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 4 और 6 का एलसीएम होगा 12, 12 और 5 का एलसीएम होगा 60, ठीक है। तो एलसीएम हमें मिल गया 60 है, तो यहाँ पे -2 किया तो क्या मिलेगा 10, 10 को 60 से डिवाइड किया तो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, 0 से 0, बस 01 डिवाइड बाई नहीं होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं 1020 डिवाइड बाई 60, 0 से डिवाइड किया हो गया, ठीक है, 2 से डिवाइड किया 3, 2 से डिवाइड किया 5 और 1, 3 से डिवाइड किया 17 हो गया एग्जैक्टली। तो आई थिंक दिस इज द आंसर, बट बाकी को चेक कर लेते हैं, ये ए था, ये बी है, सी को भी चेक कर लेते हैं। 1120 डिवाइड बाई 60, 0 से 0 गया, 2 से 3, 2 से 5 और यहाँ पे 6, 3 से ये डिवाइड नहीं हो रहा तो ये भी नहीं गया। डी ऑप्शन चेक करते हैं, 1220 डिवाइड बाई 6, 2 से ये 3, 2 से ये 6, 1, 0, 3 से ये डिवाइड होगा नहीं होगा, तो आंसर इज बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव करते हैं। इन एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। इन एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी 40% मेन एंड 30% मेन आर मैरिड। What is the percentage of married adult population if no man marries more than one woman and no woman marries more than one man? Then there are no widows and widowers, ठीक है। तो बेसिकली देखो, इन एडल्ट पॉपुलेशन, देखो अभी यहाँ पे पहले तो पता चल, आपको ये पता चलना चाहिए यहाँ पे पॉपुलेशन में टोटल मेन कितने हैं, टोटल मेन है x और टोटल वोमेन कितनी है y, ठीक है। पहले तो ये पता चलना चाहिए। और ये जो मैरिड है ना, मैरिड मेन और मैरिड वोमेन, ये दोनों आपस में ही मैरिड है, क्योंकि इनकी नंबर डिफरेंट है, इनकी नंबर डिफरेंट है, इसलिए वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 40% मेन और 30% वोमेन आर मैरिड। मतलब जो 40% मेन है ना, मतलब 40% ऑफ x इज इक्वल टू 30% ऑफ y, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, 4x इज इक्वल टू 3y। तो इसने पूछा गया है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैरिड एडल्ट पॉपुलेशन, व्हाट इज द, ठीक है, व्हाट इज द मैरिड एडल्ट पॉपुलेशन, कितने लोग मैरिड हैं बेसिकली, है ना। तो उसको लिख सकते हैं ऐसे, 4x प्लस 4x लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन कितनी है। आई थिंक इसको डेसिमल में लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी x लिखा हुआ है, तो आई डोंट थिंक दिस इज द राइट वे टू राइट। मतलब यहाँ पर रिलेशन मुझे मिल गया कि 3x इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो जो मैरिड हैं वो कितने, 0.4x प्लस 0.4x लिख सकता हूँ। टोटल पॉपुलेशन कितनी है, x प्लस y, तो y को मैं x के टर्म लिख सकता हूँ क्या, 4/3x
3 को लिख दिया तो y के टर्म में लिख दिया, तो परसेंटेज निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेसिकली क्या हो गया यहाँ पे 0.8x डिवाइड बाई यहाँ पे इसको किया तो 7x 3 ऊपर आ गया इंटू 100, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल से 0 गया तो इट विल गिव मी 240, यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, 240/7, इसको डिवाइड करके चेक करो कितनी वैल्यू आ रही है। मतलब बेसिकली ऐसे डिवाइड कर लेते हैं ना, 7 से 240, 3 से 221, 30, 4 टाइम्स 28, 2 रिमाइंडर, तो बेसिकली लिख सकता हूँ इसको मैं 34, 2/7, तो आंसर इज सी। ठीक है, देखो मैंने क्या किया है, बेसिकली ये आपको कैच करना था, जितने मेल मैरिड है उतने ही फीमेल मैरिड, अगर ये पता चल गया है इस क्वेश्चन में तो बाकी सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिविजिबल डिवाइडेड बाय 100। अभी इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे 51 इंटू 27 इंटू 35 इंटू 62 इंटू 75 डिवाइड बाई 100। ठीक है, अभी यहाँ पे 25 से आपने डिवाइड किया, 3 से 25 से डिवाइड किया 4 टाइम्स, ठीक है। ये 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया 31, ठीक है। तो बेसिकली 51 इंटू 27 इंटू 35 इंटू 31 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो आपने 51 के रिस्पेक्ट में 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर इज 1, 27 के रिस्पेक्ट में किया, ये भी 1, ये भी 1, क्योंकि ऑड है तो सब में रिमाइंडर 1 आएगा डिवाइड बाई 2, रिमाइंडर इज 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, रिमाइंडर इज 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, बट क्वेश्चन क्या पूछा 100 के रिस्पेक्ट में रिमाइंडर कितना आएगा, तो 100 इसको फॉर्म करने के लिए आपको 50 ऊपर मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर इज ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इज सम 2500 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एक्स वाई जेड इन द रेशियो, ठीक है। तो पहले तो रेशियो देखो, एक्स वाई जेड का रेशियो क्या दिया हुआ है, 1/2 3/4 5/6। पहले तो आप एलसीएम लोगे, क्या एलसीएम आएगा 12, तो 12 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 को जैसे ही सबको मल्टीप्लाई किया सभी नंबर को, तो क्या हो गया, ये 6 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, है ना। तो बेसिकली ठीक है, तो x के पास कितना जाएगा समेशन, 6x प्लस 9x प्लस 10x, ठीक है। समेशन कितनी है सबके पास 2500, इसकी समेशन कितनी आ रही है 25x, 25x आ रही है, 2500 हो गया, x की वैल्यू हो गई 100, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम शेयर एंड मिनिमम शेयर के बीच में डिफरेंस कितनी है, तो मैक्सिमम शेयर कितनी ये है, मिनिमम शेयर कितनी इतनी, तो बेसिकली दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 4x, 4x इज इक्वल टू x की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट की 100 है, तो दिस इज 400, आंसर इज सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द सम ऑफ डिजिट इन द नंबर 10 की पावर n प्लस 1 इज 2। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, 10 की पावर n प्लस 1, तो अभी यहाँ पे 0 पुट किया तो ये कितनी हो गई वैल्यू 1 प्लस 1, ऑप्शन 1 एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है, इज समीशन 2 आ गया, ठीक है। अगर n की वैल्यू 0 पुट किया तो n की वैल्यू 0 पुट की थी तो उसके लिए यहाँ है, ठीक है। अगर n की वैल्यू में 1 भी पुट करता, ठीक है, n की वैल्यू 1 पुट करता तो क्या होता, ये 10 की पावर 1 प्लस 1, उसने क्या बोला सम ऑफ डिजिट्स इन द नंबर, सम ऑफ डिजिट्स इन द नंबर, सम इसमें डिजिट्स कौन से बन रहे हैं, तो सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज स्टिल 2, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा ओनली 0, तो ये गलत हो गया, ठीक है। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, 0 पे वैलिड है ना, तो एनी पॉजिटिव इंटीजर वाले भी, क्योंकि 1 पे वैलिड है 0 पे वैलिड है, तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए तो वैलिड नहीं है ना, मतलब ठीक है सबके लिए वैलिड है। फॉर एनी रियल नंबर n, ठीक है, अभी 10 की पावर हाफ ले लिया मैंने, प्लस 1 कर दिया, तो ये 10 की पावर रूट हो गया, मतलब ये बेसिकली 3.1 समथिंग समथिंग आएगा प्लस 1, तो इसकी वैल्यू 2 नहीं होने वाली, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, तो आंसर इज बी। हमने 0 पे भी चेक कर लिया, 1 पे भी चेक कर लिया, 2 पे भी चेक करेंगे, 3 पे भी चेक करेंगे, बाकी टर्म तो 0 ही आएगा, 1 प्लस 0 0 0 प्लस 1 करेंगे तब भी 2 ही आएगा, तो आंसर इज बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। इन ए क्लास देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ ए बी सी, इफ वन स्टूडेंट, देखो क्लास एक क्लास है, इसमें कितने ग्रुप हैं ए बी और सी, if one student from group A and 2 student from group B shifted to group C, ठीक है,
तो इसमें कितने बच्चे बचे 1, यहाँ पे कितने बचे 2, यहाँ पे कितने हो गए 3। देन व्हाट हैपेंस टू द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास। देखो पहले भी एवरेज कितनी थी a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, जितने नंबर रहे होंगे, ठीक है, एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास। तो टोटल इसमें जितने बच्चे थे उनका समेशन, इसमें जितने बच्चे थे उनका समेशन, इसमें जितने बच्चे थे उनका समेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब इस वाले में सम करोगे आप, इसमें भी सम एग्जैक्टली सेम मिलेगा, a माइनस 1 प्लस बी माइनस 2 प्लस सी प्लस 3, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगी डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अभी भी नंबर ऑफ स्टूडेंट तो सेम ही है ना, ठीक है, तो इसकी एवरेज और इसकी एवरेज सेम होगी। तो सिर्फ ग्रुप की मतलब ग्रुप से स्टूडेंट शिफ्ट हुए, ना कि क्लास से स्टूडेंट शिफ्ट हुए, इसकी वजह से इट विल रिमेन्स द सेम, ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो करते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट सम्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिनोमिनेशन 50, 100, 200, 500 एंड 2000, मतलब कितने डिनोमिनेशन आपके पास 5 है, और क्या बोला क्वेश्चन, टेकिंग एटलीस्ट 3 एट ए टाइम्स, मतलब 5 से 3 एक बार में, पहले आपने 3 सेलेक्ट किया, फिर 4 सेलेक्ट किया, फिर 5 सेलेक्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 5 प्लस 1, इट विल गिव मी 10 प्लस 5 प्लस 1 इज 16, आंसर इज ए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट 5 letters word with or without meaning can be constructed using all the letters of the Delhi so that each word has to start with D, मतलब E और I, D और I की पोजीशन फिक्स कर दी है। ठीक है, D यहाँ पे है और I यहाँ पे है। ठीक है, D और I फिक्स कर दिया। अभी बाकी बचे हमारे पास क्या, E L H, तो हमारे पास 3 लेटर है और 3 पोजीशन है, तो यहाँ पे कितने ऑप्शन है 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, आंसर विल बी 6। ठीक है, तो डी इज द ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ए बोतल कंटेन्स 20 लीटर ऑफ लिक्विड ए, ठीक है, ए में क्या है 20 लीटर्स, 4 लीटर इज टेकन आउट ऑफ इट, 4 लीटर माइनस कर दिया इसमें से, बचा कितना 16 लीटर। ठीक है, ठीक है, एंड रिप्लेस बाई सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, तो यहाँ पे 16 लीटर क्या है ए है, प्लस 4 लीटर क्या है बी है। ठीक है, अगेन 4 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाई सेम क्वांटिटी ऑफ बी। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ए और बी की रेशियो कितनी है, ए और बी की रेशियो कितनी है, मतलब ए की इस पूरे वॉल्यूम में, पूरे बॉक्स में प्रोपोर्शन है 4/5, बी की प्रोपोर्शन है 1/5। जो 4 लीटर रिमूव करेंगे ना, उसमें से 4 लीटर कैसे रिमूव होगा, 4/5 इज इक्वल टू 3.2 लीटर जाएगा ए का। ठीक है, बी का कितना जाएगा 1/5 इंटू 4, तो 0.8 लीटर बी का रिमूव होगा। ठीक है, एंड अगेन रिप्लेस बाई सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी। ठीक है, तो बेसिकली ये 16 लीटर से कितना हो जाएगा, ये 16 लीटर से 12.8 लीटर हो जाएगा ए की क्वांटिटी, और बी की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 3.2 लीटर। बट क्योंकि 4 लीटर फिर से लिक्विड बी ऐड कर दिया, तो यहाँ पे ऐड करेंगे आप 4 लीटर, तो ये दिस विल रिमेन सेम, बट दिस विल बी 7.2 लीटर। ठीक है, तो इन दोनों की रेशियो पूछा है, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए टू लिक्विड बी इन द फाइनल मिक्सचर, तो 12.8 डिवाइड बाई 7.2, तो डेसिमल से डेसिमल गया, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया 36, 2 से डिवाइड किया 64, 2 से डिवाइड किया 32, 2 से डिवाइड किया 18, 2 से डिवाइड किया 16, 2 से डिवाइड किया 9, तो 16/9, आंसर इज 16:9। ठीक है, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द एवरेज स्कोर ऑफ बैट्समैन आफ्टर 50 इनिंग्स वाज 46.4। ठीक है, मतलब 50 इनिंग के बाद इसकी एवरेज कितनी थी 46.4, तो इसकी समीशन कितनी रही होगी, मतलब टोटल में इसका स्कोर कितना था, टोटल 46.5 इंटू 50, सॉरी 46.4 इंटू 50, तो ये डेसिमल से 0 गया, तो 5 इंटू 4 इज 0, 2 कैरी करेगी, 6 5 30, 2 यहाँ पे 3 कैरी करेगी, 2 3 2 0, मतलब इस 50 इनिंग में इसने इतने रन बनाए थे। आफ्टर 60th इनिंग द एवरेज स्कोर इंक्रीज बाई 2.6, कितने 60 इनिंग के बाद इसकी एवरेज स्कोर कितनी बढ़ गई
2.6, तो 2.6 ऐड करेंगे 46.4 में 2.6 ऐड किया तो ये कितना हो गया 49.49, ठीक है। तो बेसिकली इसको मैंने सॉल्व किया तो x प्लस दिस 60 के लिए, मतलब इसमें अगर फर्स्ट रिंग से लेके 16 रिंग तक कितने स्कोर किए टोटल मिलाकर, तो 49 इंटू 60 इट विल गिव मी, लास्ट में जीरो आएगा, 2940, ठीक है। व्हाट वाज हिज एवरेज स्कोर इन द लास्ट 10 इनिंग्स, लास्ट 10 इनिंग्स में इसका एवरेज क्या रहा था। तो देखो आपको यहाँ पे बीच में x50 आएगा है ना कहीं पे, फिर x51, तो आपको x1 से लेके x50 तक का समेशन तो मालूम है ना, x51 से लेके x60 तक का समेशन नहीं मालूम, वो यहाँ से मिल जाएगा। तो हमें x1 से लेके x50 तक की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट की, तो पुट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या मिलेगा 2320 प्लस x51 से लेकर इस तरह से x60 तक इज इक्वल टू 2940, तो x51 से लेकर x60 तक 2940 माइनस 2320 इट विल गिव मी 026 620 है ना, डिवाइड बाई 10 इट विल गिव मी 62 इज द एवरेज इन द लास्ट 10 इनिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। As a result of 20% hike in the price of rice per kg, a person is able to purchase 6 kg less rice for 1200, ठीक है। तो एज्यूम करो पहले प्राइस कितनी थी, पहले प्राइस थी x और क्वांटिटी परचेस कितना कर रहा था, वो क्वांटिटी परचेस कर रहा था वो y kg, ठीक है। ये प्राइस है इतनी रुपीज़ और क्वांटिटी इतना, तो अभी क्या बोला 20% प्राइस में हाइक हो गई है ना, किस में हाइक हो गई, एज ए रिजल्ट ऑफ 20% हाइक इन द प्राइस ऑफ द राइस। तो अभी कितनी हो जाएगी प्राइस, दिस प्लस 20% ऑफ x, तो दिस इज 1.25x। तो अभी क्या बोल रहा है कि इसकी वजह से, प्राइस हाइक की वजह से वो 6 kg कम परचेस कर पा रहा है ना, 6 kg लेस, ठीक है। तो y माइनस 6 फॉर 1200, तो पहले भी 1200 में इतने प्राइस पे इतना, तो हमें पता चल गया है x इंटू वाई इज इक्वल टू 1200 और 1.25x इंटू वाई माइनस 6 इज इक्वल टू स्टिल 1200 है ना। तो इसने क्या पूछा, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द राइस, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस ऑफ द राइस पूछा है। तो बेसिकली हम इसको अगर सॉल्व करेंगे, बेसिकली दोनों की प्राइस इक्वल टू 1200 ही है, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं एक्स वाई इस वाले इक्वेशन से। तो एक्स वाई इज इक्वल टू 1.25x इंटू वाई माइनस 6, इस x से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो बेसिकली क्या हो गया, y इज इक्वल टू 1.25 y माइनस, या इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते ज़्यादा इजी होगा आई गेस, इसको लिख सकते हैं 5/4 है ना, इसको लिखा जा सकता है 5/4 y माइनस 5/4 इंटू 6, ठीक है। तो ये हो गया क्या, ये 2 ये 3, तो दिस इज 15/2, तो ये हो गया बेसिकली, इसको इस तरफ लेके जाएंगे, इसको इस तरफ लेके आएंगे, तो ये हो गया 15/2 इज इक्वल टू y/4, ठीक है। तो 4 को इस तरफ ट्रांसफर किया, तो दिस विल गिव मी y इज इक्वल टू कितना 30, ठीक है। y इज इक्वल टू 30 मिला, तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, x इंटू वाई इज इक्वल टू 1200, तो x की वैल्यू चाहिए 1200/30, तो पहले प्राइस कितनी थी 40 रुपीज़ प्राइस थी, तो आंसर इज बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। पर्सन x कैन कंप्लीट 20% ऑफ वर्क इन 8 days, ठीक है। x 20% वर्क 8 days में कंप्लीट करता है, तो 100% वर्क कितने में करेगा, ये 5 टाइम्स, ये 100 है तो इसका 5 टाइम्स 40 days में करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोला, y अनदर पर्सन 25% ऑफ दी सेम वर्क कितने दिन में, 6 days में कंप्लीट कर रहा है, तो 100% जो कि इसका 4 टाइम्स है, तो ये भी 4 टाइम्स हो जाएगा, 24 days में कंप्लीट करेगा, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज विल 40% ऑफ दी वर्क कंप्लीटेड इफ दे वर्क टुगेदर, ठीक है। तो एक दिन में मिला के ये दोनों कितना काम कर रहे हैं, x/40 प्लस वर्क, x तो 1/40 वर्क कर रहा है एक दिन में, y 1/24 एक दिन का काम है, ठीक है। तो बेसिकली कितने काम, मतलब टोटल काम एक है, ठीक है। तो इसको 1/40 1/24 इसको अगर सॉल्व किया
तो 120 अगर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ पे हो गया 5, ठीक है। तो दिस इज 8/120, तो यहाँ पे हो गया बेसिकली 8 से ये जाएगा, 8 से ये 1, 405, 1/15। तो ये 15 डेज में काम कंप्लीट करेंगे अगर दोनों साथ में मिल रहे हैं ना, तो 15 डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो बेसिकली 40% काम कंप्लीट करना है ना। तो अगर 100% काम 15 डेज में कर रहे हैं तो 10% काम कितने दिन में करेंगे, 1.5 डेज में, ठीक है। तो 20% काम 3 डेज में, तो 40% काम 6 डेज में, तो आंसर इज ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the car travels from place x to place y at an average speed of v and y to x at an average speed of 2v, again from x to y at an average speed of 3v and again from y to x at an average speed of 4v, then the average speed of the car for the entire journey is, ठीक है। देखो x to y की लोकेशन जो है x और y है, पहले ये जाता है यहाँ से यहाँ v के स्पीड में वापस आता है, 2v के स्पीड में वापस आता है, 3v के स्पीड में वापस आता है, 4v के स्पीड में, बट इनके बीच का तो डिस्टेंस सेम ही है ना। तो कितना डिस्टेंस कवर किया, d प्लस डी प्लस डी प्लस डी। तो हमें एवरेज का स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सिंपल सा है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी। मतलब क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टाइम यहाँ पे वेरी करेगा, स्पीड चेंज हो रहा है तो टाइम वेरी करेगा, तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो पहले केस में इतना होगा, दूसरे केस में डी बाई 2v, सेकेंड केस में डी बाई 3v, फोर्थ केस में डी बाई 4v। तो इनको ऐड करना है बेसिकली नीचे, तो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4, आप लिख सकते हो इसको 4d डिवाइड बाई d बाई v प्लस d बाई 2v प्लस d बाई 3v प्लस d बाई 4v इज इक्वल टू, d कॉमन लेके कैंसिल कर दिया आपने, ठीक है, d कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, और v सबके नीचे है तो सबके नीचे ऊपर पहुंचा दिया आपने, इसको लिख सकते हैं 4v डिवाइड बाई 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। आपने नीचे एलसीएम लिया, नीचे एलसीएम लिया तो क्या आया 12, यहाँ पे क्या आया 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3, ठीक है। कितना समेशन आया 18 प्लस 4 22 प्लस 3 25, और यहाँ पे 12 नीचे से ऊपर जाएगा तो ये हो गया 48v/25, ठीक है। तो ये नंबर 20 मतलब 50 होता तब एग्जैक्टली 2 से डिवाइड होता, बट ये नंबर 50 से कम है तो ये 48 है, तो मतलब 2 से कम, ये वैल्यू 2v से कम है, v से ज्यादा है, ठीक है, 2v से कम है, v से ज्यादा है, लाइज बिटवीन v एंड 2v, आंसर इज बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, मिनिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए स्क्वायर एंड अ सर्कल इज 2। देखो एक सर्कल है और एक स्क्वायर है, तो मिनिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हो सकते हैं 1, इसने बोला क्या 2, इसने कौन सा केस बोला आपको, ये वाला केस, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन स्क्वायर एंड सर्कल इज, देखो एक स्क्वायर है इस पर आपने सर्कल ड्रॉ कर लिया, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ओनली 2 इज करेक्ट, ठीक है, 1 वाला करेक्ट नहीं, क्योंकि 1 पॉइंट भी टच कर सकता है ना, ठीक है। या ऐसा भी केस हो सकता है, एक सर्कल आई टच करके निकल गया, तो सिर्फ एक पॉइंट पे टच करा ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन टेक्स हाफ टाइम इन ड्रॉइंग ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, देन देखो डाउन स्ट्रीम में इसकी स्पीड कितनी थी, मतलब डिस्टेंस सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, डिस्टेंस इतना ही कवर कर रहा है, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी थी, ठीक है, मतलब स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम इज डिस्टेंस, और यहाँ पे नेक्स्ट में स्पीड इनटू टाइम, ये अप स्ट्रीम में डिस्टेंस सेम है ना। तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ए मैन टेक्स हाफ टाइम्स इन ड्रॉइंग सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम देन अप स्ट्रीम। तो इनका रेश मतलब ये बेसिकली आप इसको लिख सकते हो ऐसे T1 U प्लस V इज इक्वल टू T2 U माइनस V। तो डाउन स्ट्रीम किस में है, ये डाउन स्ट्रीम में है ना, ये अप स्ट्रीम है, तो डाउन स्ट्रीम डिवाइड बाई अप स्ट्रीम इज इक्वल टू U माइनस V डिवाइड बाई U प्लस V इज इक्वल टू कितना बोल रहा है, इसकी रेशियो कितनी है, हाफ है ना। जितना टाइम इसमें लग रहा है, मतलब इसमें जितना टाइम लग रहा है उसका इसके इसमें मतलब
अप स्ट्रीम में जितना टाइम लग रहा है उसके रिस्पेक्ट में डाउन स्ट्रीम में हाफ लग रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड इन वाटर, स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ करंट क्या यहाँ पे v है, स्पीड ऑफ स्पीड इन स्टिल वाटर, उस मैन की मतलब खुद की स्पीड कितनी है वो पता चलेगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो आप यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर सकते हो, v कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो u बाई वी माइनस वन डिवाइड बाई यू बाई वी प्लस वन इज इक्वल टू वन बाई टू। तो टू से इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया ये, टू यू बाई वी माइनस टू इज इक्वल टू यू बाई वी प्लस वन, ठीक है। इसको आपने इधर लिया और इसको उधर भेजा तो क्या हो गया ये, u बाई वी इज इक्वल टू थ्री। तो उसकी स्पीड कितनी थी, थ्री थी, वाटर की स्पीड कितनी थी, वन थी, थ्री बाई वन, थ्री बाई वन, आंसर इज डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many pairs of natural numbers are there such that their difference of square is 63। तो बेसिकली स्क्वायर का डिफरेंस स्क्वायर का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 63। तो x प्लस ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ये है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हो। तो 63 ऐसे प्रोडक्ट में मतलब अभी x वाई पे फोकस मत करो, x प्लस वाई पे फोकस करो, x माइनस वाई पे फोकस करो। अगर x प्लस वाई और x माइनस वाई को अगर चूज करना चाहो तो ये 63 इंटू वन विल गिव यू 63। इसके फैक्टर देख लो ना, 63 का फैक्टर क्या है, 3, 21, फिर 3 और 7 है ना। तो क्या क्या हो सकता है, ये हो गया, फिर 21 इंटू 3 हो सकता है, ठीक है। फिर 9 इंटू 7 हो सकता है, इसके अलावा कोई हो सकता है क्या, 3 7 हो गया, 7 3 बात बराबरी है, मतलब जो बड़ा प्लस है वो बड़ा नंबर होगा ऑब्वियसली, जो निगेटिव है इसमें छोटा नंबर जाएगा। अभी देखो यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 63, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मुझे एक पेयर मिलेगा, है ना। तो पूछा है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर देयर, तो यहाँ पे मुझे 3 पेयर तो मिलेंगे, इससे मुझे एक पेयर मिलेगा, इससे एक पेयर मिलेगा, इससे एक पेयर मिलेगा। पहले पेयर से मिला तो मुझे क्या मिला, x की वैल्यू 8 मिली, y की वैल्यू 1 मिली, ठीक है। जब सेकेंड वाले को सॉल्व करूंगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 21 और x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या 3। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पे मुझे 2x इज इक्वल टू 24, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 16, x की वैल्यू 16 हो गई, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू 16 तो y की वैल्यू हो गई, मैंने सही सॉल्व किया ना, 2x इज इक्वल टू 24 नहीं 12 होगा ना, वही तो मैं सोच रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ किया 12 है। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू हो गई 9, ठीक है। अब चेक करो एक बार, 12 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर मतलब 81, तो 144 माइनस 81 विल गिव यू 63, ठीक है। तो मतलब 3 पेयर है, मतलब मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ वो 3 पेयर कौन सी है। तो पहली पेयर कौन सी आ गई, 8, 1, नेक्स्ट आ गई 9, आपको इससे पता चल गया ना, मतलब आपने ये 3 निकाल लिया ना, तो इससे मतलब इससे 3 मतलब यहाँ पे 2 वेरिएबल है, उसकी वजह से ये 2 मतलब इनको इससे इक्वेट करोगे, इससे इक्वेट करोगे, तो इससे यहाँ पे एक्स वाई की मतलब एक पेयर मिलेगी। इससे फिर 21 3 को इसको इक्वेट करोगे तो यहाँ से एक पेयर मिलेगी, यहाँ से एक पेयर मिलेगी, तो 3 पेयर मिलेगी, आंसर नहीं पे आएगा। एग्जामिनेशन में इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इतना टाइम आपके पास है नहीं, बट मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि कौन से में कौन सा आना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे 9 और 3 है ना, तो एक्स प्लस वाई इज 9, एक्स माइनस वाई इज नहीं, इसकी वजह से है ना यहाँ पे इतना नहीं आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंट आएगा। ये x, इसमें x की वैल्यू 8 आएगी, इसमें y की वैल्यू 1 आएगी, इसमें कुछ और आएगा। मैंने बस क्योंकि मुझे 64 माइनस 1 का पता था मैंने डायरेक्टली लिख दिया। यहाँ पे क्या होगा, सम करोगे यहाँ पे तो 2x इज इक्वल टू 64, तो x की वैल्यू हो गई 32, तो y की वैल्यू होगी 31, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पेयर कौन से हैं, 9 और 12 है, 12 और 9, नेक्स्ट है 32 और 31, ये 3 पेयर हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आप इतना निकाल लेते तो आपका आंसर 3 यहीं पे आ जाता, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से 3 पेयर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मिनिमम चेंज इन इट्स वैल्यू इफ 5 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन 2/3 प्लस 3/5, ठीक है। तो देखो ना यहाँ पे 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6, सब में 5 ऐड कर दो तो क्या होगा, ये 7/8 है ना, ये होगा 8/9, ये होगा 9/10, ये होगा 10/11,
ठीक है, अभी इसकी वैल्यू पहले क्या थी, इसकी वैल्यू पहले कितनी थी 0.67, यहाँ पे क्या हो गई 0.875 आई गेस। ठीक है, यहाँ पे कितनी थी 0.75, यहाँ पे कितनी हो गई बेसिकली 0.8, 80 में 80 फिर से 88 अराउंड। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे थी 0.8 से ये 0.9 पे गया है ना, यहाँ पे कितनी थी 5/6 1/6 1/6 16 पॉइंट समथिंग, तो 83 पॉइंट समथिंग थी, यहाँ पे 91 पॉइंट समथिंग हो गई। ठीक है, ये फ्रैक्शन की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको पहले से, क्योंकि फ्रैक्शन जब पढ़ते हैं ना तो ये डाटा याद रखते हैं, कैलकुलेशन ईजी होता है। इसने क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव ए मिनिमम चेंज, यहाँ पे क्या चेंज हुई 0.2 का चेंज हुआ है ना लगभग, यहाँ पे कितना थोड़ा कम हुआ है, यहाँ पे उससे भी कम हुआ है, यहाँ पे सबसे कम हुआ है, तो आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ए डिजिट n इज डिविजिबल बाई 3 बट नॉट डिविजिबल बाई 6, तो नंबर क्या 9 लेते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 4, तो 9 इंटू 2 18 नहीं डिवाइड होगा, 9 इंटू 3 27 डिवाइड नहीं होगा, 9 इंटू 2 18 प्लस 4 इज 22 नहीं डिवाइड होगा, 9 इंटू 3 27 प्लस 1 28 ये डिवाइड हो रहा है 4 से, आंसर इज डी। बट मैं इसको सॉल्व कर रहा था तो मैं बोला 15 भी तो पॉसिबल है ना, मतलब आंसर इज डी, क्योंकि हमने सबसे छोटा नंबर जो चूज करना था वही कर सकते थे। बट अगर 15 चूज करोगे एन की वैल्यू तो वो 3 से डिवाइड हो रहा है बट 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो 15 प्लस 1 इट विल गिव यू 45 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 46 डिवाइड बाई 4, तो ये वैलिड नहीं है ना डी वाला स्टेटमेंट हमेशा। ठीक है, तो अभी फिलहाल मतलब हो गया सॉल्व, स्टिल मतलब जो सबसे मोस्ट मतलब फेवरेबल आंसर है दैट इज डी। ठीक है, और आंसर की में उन्होंने डी दिया है आई गेस। इफ 1 लीटर ऑफ वाटर वेट्स 1 kg then how many cubic meters of water will weight 0.1 ग्राम क्यूबिक मिलीमीटर। अच्छा, तो बेसिकली 1 kg इज इक्वल टू 1 लीटर। आपको ये पता होना चाहिए 1 kg में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, और 1 लीटर में कितने क्यूबिक मीटर होते हैं 1000 क्यूबिक मीटर, है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब सॉरी। तो बेसिकली 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना 1 सेंटीमीटर क्यूब, बट क्वेश्चन में क्या पूछा है 1.1 ग्राम, 0.1 ग्राम इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। बट आपको ये पता होना चाहिए 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, है ना, क्योंकि मीटर मिलीमीटर क्यूब में पूछा ना उसने, तो 0.1 इंटू 10 mm क्यूब, तो इसको लिख सकते हो 0.1 इंटू 1000 मिलीमीटर क्यूब, है ना। इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये एक डेसिमल से एक जीरो जाएगा, तो बेसिकली 100 मिलीमीटर क्यूब, तो आंसर इज सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ए वेसल फुल ऑफ वाटर वेट्स 40 ग्राम सॉरी 40 kg। ए वेसल है, इसकी वेट खुद की होगी क्या W, V एज्यूम कर लो V, और इसमें वाटर फिल्ड है, उसकी वेट है W, है ना, तो V प्लस W इज 40 kg। ठीक है, इफ इट इज 1/3 फिल्ड इट्स वेट्स बिकम्स 20 kg। देखो वेसल्स की वेट पहले जितनी थी उतनी रही है ना, बट वाटर 1/3 है तो वाटर की वेट मतलब रिड्यूस हो जाएगी, तो इसकी वेट हो गई 20। उसने क्या बोला है व्हाट इज द वेट ऑफ द एम्प्टी वेसल्स, तो देखो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ज़्यादा अच्छा है गेस। यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब सिंप्लीफाई यहाँ पे भी कर सकते हो बट मैं 3 से मल्टीप्लाई कर डायरेक्टली वेसल की वेट फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेसिकली V प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 40, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 3V प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 60। ठीक है, यहाँ पे आपने माइनस किया तो दिस इज 2V, ये कैंसिल हो गया, ये 20, तो V की वैल्यू कितनी हो गई 10 kg। ठीक है, तो वेसल की वेट कितनी है 10 kg, एम्प्टी वेसल की वेट, है ना, क्योंकि इसमें वाटर कितना था देखो ना, एम्प्टी वेसल और वाटर 30 kg था, यहाँ पे 30 kg का हाफ 10 हो गया तो 20 kg, और फुल था तो 30 kg तो 40 था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ए फ्रॉग ट्राइज टू कम आउट ऑफ ए ड्राइड वेल 4.5 मीटर डीप विथ स्लिपटी वाल्स। ठीक है, तो इसको ना पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा आई गेस। तो कितना 450 सेंटीमीटर, इसको बाहर आना है। एवरी टाइम द फ्रॉग जम्प्स 30 सेंटीमीटर स्लाइड्स डाउन 15 सेंटीमीटर,
हर बार वो जंप करता है 30 सेंटीमीटर तो स्लाइड्स डाउन 15 सेंटीमीटर, मतलब वो इफेक्टिवली एक बार में कितना जंप कर पा रहा है, जंप कर रहा है, स्लाइड कर जा रहा है 15 सेंटीमीटर। बट जो लास्ट वाला पार्ट होगा ना, जो लास्ट वाला पार्ट होगा, अगर ये यहाँ पे पहुंच गया, लास्ट वाला जो 30 सेंटीमीटर जंप करेगा उस वाले में स्लाइड नहीं करेगा क्योंकि वो आउट ऑफ द वेल होगा। ठीक है, तो ये पहले है ना, अब ये वाली 30 सेंटीमीटर पहले डिस्कार्ड करो, मतलब वो वाले 30 सेंटीमीटर लास्ट वाला जंप को सेव करके रखो। ये 420 सेंटीमीटर ये जंप है ना, 420 सेंटीमीटर जंप ये कितने बार में कर पाएगा, एक बार में वो 15 सेंटीमीटर कर रहा है, तो नंबर ऑफ टाइम्स कितना होगा, 420 डिवाइड बाई 15। ठीक है, तो दिस विल बी 15 से 8 2 टाइम्स में 120 मतलब 28 टाइम्स में यहाँ तक पहुँच जाएगा, यहाँ तक 28 टाइम्स में पहुँचेगा। लास्ट जंप जो यहाँ से यहाँ लगाएगा 30 सेंटीमीटर को, उसमें उसके बाद वो स्लाइड नहीं करेगा, तो +1, तो 28 + 1 इज 29, आंसर इज बी। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, हमने 2020 का पेपर सॉल्व कर लिया, सीसेट का मैथ्स और रीजनिंग ही सॉल्व किया हमने बस। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट करें, अगर कोई डाउट है तो, और सब्सक्राइब करके जरूर जाए हमारे चैनल स्टडी फॉर नॉलेज IAS। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। ठीक है।